नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा भी करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर के बदला लेने के बयानों के बाद अब खाड़ी में और हालात खराब होंगे, या अमेरिका और इजराइल जल्द ईरान को इतना कमजोर कर देंगे कि वो बदला लेने की स्थिति में ही ना रहे। साथ ही दूसरी बड़ी खबर के तहत हम चर्चा करेंगे कि नेपाल के चुनावों के अंतिम परिणामों के बाद भारी जीत से आगे आए बालेंद्र शाह की चुनौतियां कितनी कठिन है। होंगी और भी महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। इजराइल का 200 से अधिक जगहों पर ईरानी सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा। तेहरान के एक चौक पर भीषण बम विस्फोट। कुछ दिवस प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए जुटे थे प्रदर्शनकारी। इराक में अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान क्रैश, 6 में से 4 क्रू मेंबर्स की मौत। तुर्की के ऊपर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल नष्ट। नेटो एयर डिफेंस का मिसाइल मार गिराने का दावा। सऊदी अरब ने भी 24 से ज्यादा ड्रोन किए इंटरसेप्ट। बहरीन पर लगातार जारी है ईरानी ड्रोन हमला। दुबई के इंडस्ट्रियल एरिया में भी दिखा काला धुआं। ईरान परमाणु मुद्दे पर कूटनीतिक कोशिश तेज। आईएईए प्रमुख राफेल ग्रॉसी का बड़ा बयान, कहा जल्द शुरू हो सकती है बातचीत। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दीर्घकालिक समाधान की जताई उम्मीद। बढ़ते ऊर्जा संकट के बीच रूस की अमेरिका से प्रतिबंधों में ढील देने की अपील। कहा ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए प्रतिबंध हटाना जरूरी। कई पश्चिमी देशों की तीखी प्रतिक्रिया। नॉर्वे, जर्मनी समेत ईयू के कई देशों ने अमेरिकी कदम का किया विरोध। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कम नहीं हुआ तनाव। काबुल सहित कई शहरों पर पाकिस्तानी सेना का हवाई हमला। कम से कम 6 लोगों की मौत। तोरखाम सीमा चौकी के पास दोनों ओर से गोलीबारी। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की अमेरिका और इजराइल को चेतावनी के बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अपनी बमबारी तेज कर दी है। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 बैठक में दावा किया कि ईरान सरेंडर के करीब है। ट्रंप ने सहयोगी देशों के नेताओं को बताया कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान की स्थिति कमजोर हो चुकी है। दूसरी ओर ईरान ने इन दावों को खारिज करते हुए संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दी है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 14वां दिन। दोनों पक्षों की ओर से हमला लगातार जारी है। इजरायली सेना ने ईरान के तेहरान, शिराज आवास शहरों में एक साथ कई हवाई हमले कर बुनियादी ढांचे और सैन्य प्रणालियों को निशाना बनाया। आईडीएफ ने पिछले 24 घंटे में 200 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही है। इसमें मिसाइल लॉन्चर, रक्षा प्रणालियां और हथियार उत्पादन स्थल शामिल हैं। तेहरान का एक चौक शुक्रवार को भीषण विस्फोट से दहल उठा, जहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी कुस यानी यरूशलेम दिवस प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। विस्फोट से ठीक पहले इजराइल ने चेतावनी दी थी कि वो इस क्षेत्र में हमला कर सकता है। उधर सऊदी अरब की सेना ने 2 दर्जन से ज्यादा ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने का दावा किया है। ये कार्रवाई तेल सुविधाओं पर हमले की ईरानी धमकियों के बीच की गई है। इस क्षेत्रीय संघर्ष की आंच अब अन्य देशों तक भी पहुंच रही है, जिसमें इराकी कुर्दिस्तान में तैनात एक फ्रांसीसी सैनिक की मौत हो गई है। इरबिल में फ्रेंच मिलिट्री बेस पर ड्रोन हमले में 6 सैनिक घायल हो गए थे। इराक में क्रैश हुए अमेरिकी KC-135 रिफ्यूलिंग विमान में सवार 6 में से 4 क्रू मेंबर्स की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि बाकी 2 की तलाश जारी है। ये विमान पश्चिमी इराक में ऑपरेशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक हादसा दुश्मन के हमले या फ्रेंडली फायर की वजह से नहीं हुआ। अभी दुर्घटना की जांच चल रही है और लापता क्रू सदस्यों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है।
उधर बहरीन में हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की आवाज सुनी गई और दुबई में एक औद्योगिक क्षेत्र से काला धुआं उठता देखा गया। वहीं नाटो की वायु रक्षा प्रणालियों ने तुर्की के ऊपर ईरान से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। ये तीसरी बार है जब ईरान की तरफ से तुर्की की ओर मिसाइल दागी गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी नौसेना और वायुसेना को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को तेजी से खत्म किया जा रहा है और उसके कई नेता मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ईरान सरकार से जुड़े नेता को मारना उनके लिए बड़े सम्मान की बात है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि तेल के टैंकरों के क्रू को हिम्मत दिखानी चाहिए और होर्मुज स्ट्रेट से गुजरना चाहिए, जबकि ईरान वहां जहाजों पर हमला कर रहा है और तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इस बीच अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि ईरान युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है, इसलिए उसने ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों का अपना अनुमान बढ़ा दिया है। बैंक के मुताबिक मार्च में तेल की औसत कीमत $100 प्रति बैरल से ज्यादा रह सकती है। इस बीच चीन ने ऐलान किया है कि वो ईरान को $2 लाख की मदद देगा। ये पैसा जंग में मारे गए छात्रों के माता पिता की मदद के लिए दिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप दावा कर रहे हैं, G7 की बैठक में जो उन्होंने वर्चुअली हिस्सा लिया था, उन्होंने दावा किया कि ईरान सरेंडर के करीब है। ईरान को अमेरिका और इजराइल के हमलों में काफी नुकसान हो गया है, ईरान बिल्कुल कमजोर हो चुका है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? चंद्रशेखर जी, बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह से दावा कर रहे हैं और करते रहे हैं, उसमें मेरे को सच्चाई कम, प्रोपेगेंडा कई बार ज्यादा लग रहा है। क्योंकि वो कई बार वो कह चुके हैं कि हमें ईरान में कोई हमारे लिए टारगेट नहीं बचा है, तो फिर उसके लिए, लेकिन उसके बाद कहते हैं हम अटैक बढ़ा रहे हैं। तो उनका ये कहना कि ईरान सरेंडर करने के लिए तैयार है, मेरे ख्याल से इसको तो थोड़ा आई थिंक वी हैव टू टेक द पिंच ऑफ सॉल्ट। और ये बात कि ईरान को काफी नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल अटैक कर रहे हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उनके मिलिट्री ठिकानों पर, जो इनके जो गोडाउन है जहां पर इन्होंने हथियार असला रखा हुआ है, वहां पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, तो उससे नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब बात यहां पर आती है कि कितने % नुकसान हुआ है, उसमें जो है शंका है। क्योंकि ईरान इस लड़ाई के लिए तैयारी पिछले 20-25 साल से कम कर रहा है, क्योंकि उनको ये इस बात का अंदेशा था। तो उन्होंने अपने जो इनके मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, या उनके बनाने की फैक्ट्रीज हैं, उनको उन्होंने बहुत पूरे ज्योग्राफिकली पूरी तरह से फैला के रखा हुआ है। और शायद उन्होंने पहाड़ों के नीचे या जमीन के अंदर उन्होंने वो बनाई हुई है। उसका एक एग्जाम्पल, मतलब अनरिलेटेड लेकिन एग्जाम्पल एक मैं कहना चाहूंगा कि इन जो ईरान सपोर्ट करता था गाजा में इनको ग्रुप को, और इजराइल उनकी जो उन्होंने बना रखी थी नीचे, जमीन के नीचे अपनी सुविधा बना रखी थी, वो अभी तक नस्तनाबूद नहीं हो पाई है। उसमें कह रहे हैं 3 लेयर 4-4 मंजिल की उन्होंने सुविधा बनाई हुई थी। तो ईरान ने जिस तरह से उनको मदद की, और अपने यहां तो उन्होंने और भी ज्यादा की होगी, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ईरान की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो पाई है। और ईरान बड़े तरीके से हमले कर रहा है, बड़े पिन पॉइंटेड अटैक कर रहा है अभी भी, जबकि उसकी क्षमता कम होती जा रही है, लेकिन वो कंजर्व कर रहे हैं। और जो अटैक करते हैं उनसे नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि उन्होंने अटैक किए हैं गल्फ में, जो उनके मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन बेसिस है, वहां नुकसान हुआ है। इराक में उन्होंने अटैक किए हैं, टर्की में भी कोशिश की है। उधर उन्होंने जो है जहां सैन्य ठिकानों के अलावा उनके जो स्टेशंस हैं, वो जो गैस की जो सुविधाएं हैं या ऑयल डिपोज हैं, उन पर अटैक किया है। और सिविलियन एरियाज पे भी अटैक हुआ है, जिससे कि वहां पे बहुत समस्या खड़ी हो रही है। उधर इजराइल में भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, बड़े आई डोंट नो कैसे। सर, इस सब के बीच एक सवाल ये भी आता है कि ईरान एक तरफ जहां इजराइल और अमेरिका से लड़ रहा है, वहीं ईरानी अधिकारी जो हैं अपने देश में लोगों को चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर आप प्रदर्शन करने बाहर आए तो पहले से भी ज्यादा, जिस तरह से प्रदर्शन को दबाया गया था, उससे भी ज्यादा कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। ईरान को क्यों ये जरूरत पड़ रही है? क्या ये लड़ाई ईरान की लड़ाई है या ईरानी रिजीम की लड़ाई है? ये दोनों, एक्चुअली ये क्या है कि उनको दोनों तरफ लड़ाई करनी पड़ रही है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ईरानी रिजीम के खिलाफ वो बहुत पॉपुलर नहीं है
कुछ लोग उनके काफी विरोधी हैं, और जिस तरह के वहां पर आंदोलन भी हो रहे थे, काफी लोग मारे भी गए, जिसको राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला भी था उनके बारे में, तो वहां विरोध है उनका, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि जो IRGC है, जो तंत्र है, उसने उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और वो अभी तक कोलैप्स नहीं हो रहा है। जबकि उन्होंने कई लेयर जो है लीडरशिप की, और फौजी भी और सिविलियन भी, वो उन्होंने मार दिए हैं अमेरिकन अटैक में, पहले अटैक जो हुआ। लेकिन उनकी पकड़ जो है अभी भी वहां मजबूत है, क्योंकि वो कोलैप्स नहीं हुआ है, और वो इसीलिए वो चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि उनको ये डर भी है, जिस तरह के, क्योंकि उनको भड़काया भी जा रहा है, कहा भी जा रहा है कि हम सपोर्ट करेंगे अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से। तो जो रिजीम है ईरान का, उनको ये डर भी है कि लोग जो है उनके खिलाफ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने साथ साथ वो वार्निंग भी दे रहे हैं, और वो जैसा खबर तो वहां तक पूरी नहीं आ पा सर, रही है। अंतिम सवाल यह है कि क्या कहीं कूटनीति की रोशनी दिखती है आपको? इस युद्ध को रोकने के लिए कोई किसी तरह की कूटनीति, बातचीत, ऐसा कोई विकल्प नजर आ रहा है आने वाले समय में? देखिए, बात यह कि कूटनीति का जहां तक सवाल है, कब कितनी भी लड़ाई चल रही हो, कूटनीति हमेशा काम करती रहती है, बैक में या फ्रंट। तो बातचीत जरूर मेरे ख्याल से चल रही होंगी बैक चैनल से, क्योंकि सभी देशों का इंटरेस्ट है। जैसा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जब बात की थी प्रेसिडेंट ट्रंप से, उन्होंने पीस प्रपोजल भी दिए थे, उन्होंने कहा कि मैं जो है ईरानियन लीडरशिप से बात की, उसके बेसिस पे वो प्रपोजल दिए हैं। तो बातचीत बैक चैनल में चल रही है। अब ये बात यह है कि कितने दिनों में सक्सेसफुल हो पाएगी, वो एक क्वेश्चन मार्क है, उसके का किसी के पास जवाब नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ईरानियन लीडरशिप अडामेंट है, उधर प्रेसिडेंट ट्रंप और इजराइल अडामेंट है, अभी तक जो है कोई रास्ता उसका नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बातचीत की जो बात है, मेरे ख्याल से बातचीत जरूर चल रही है। ठीक है, सिंघल साहब हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण खबर है उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे, और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ, आज ही खरीदें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। नेपाल में हाल ही में हुए आम चुनाव में इतिहास रचा गया है। इस चुनाव में बालेन शाह के नेतृत्व में RSP ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी पार्टी को बहुमत मिला हो। वहीं देश में अब तक कोई मधेसी PM भी नहीं बना था। ऐसे में बालेन शाह PM पद की शपथ लेते ही इतिहास कायम करने वाले हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि बालेंद्र शाह ये चमत्कार करने में कैसे सफल हुए, और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम बातचीत करेंगे। 2015 में संविधान लागू होने के बाद जब पहली बार आम चुनाव हुआ, तब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम थी कि नेपाल के इतिहास में आगे किसी भी दल के लिए बहुमत पाना मुश्किल होगा। लेकिन राजनीतिक पंडितों का ये आकलन गलत साबित हुआ। बालेन शाह और रवि लामिछाने की जोड़ी ने इस मिथक को तोड़ दिया है। गुरुवार को घोषित अंतिम नतीजों के मुताबिक RSP ने चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करते हुए प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत 125 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में भी RSP सबसे आगे रही। पार्टी को मिले मतों के अनुसार सबसे ज्यादा 57 सीटें आवंटित हुई हैं, यानी दोनों प्रणालियों को मिलाकर RSP के खाते में कुल 182 सीटें आई हैं, जो बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा हैं। आयोग के अंतिम नतीजों में देश में सिर्फ 6 राजनीतिक दलों को प्रतिनिधि सभा में जगह मिली है। नेपाली कांग्रेस 18 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, तो चुनाव से ठीक पहले
सत्ता सुख भोग रही ओली की एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी 9 सीटों पर सिमट गई। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के 8 दलों का गठबंधन भी कोई कारनामा नहीं दिखा सका। सीएनपी गठबंधन 8 सीटें जीतकर नेपाल की राजनीति में हाशिए पर जाता दिखाई दे रहा है। वहीं श्रम शक्ति पार्टी को 3 और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को 1 सीट से संतोष करना पड़ा। दरअसल नेपाल में 1990 से अब तक 32 सरकारें बनी हैं, जिसमें करीब सभी गठबंधन से आई हैं। यहां तक कि नेपाल की पिछली 18 वर्षों की लोकतांत्रिक यात्रा राजनीतिक अस्थिरता से भरी रही। 4 आम चुनाव के दौरान देश ने 1 दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री और दर्जनों उप प्रधानमंत्री देखे। लगातार राजनीतिक उठापटक के कारण कोई भी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, लेकिन इस बार जनता ने आरएसपी को पूर्ण बहुमत देकर न सिर्फ अस्थिरता के दौर को खत्म करने के संकेत दिए हैं, बल्कि गठबंधन की मजबूरियों वाली राजनीति को भी नकार दिया है। दरअसल 2025 में नेपाल में भ्रष्टाचार, महंगाई और पारंपरिक राजनीतिक दलों के खिलाफ युवा वर्ग का व्यापक असंतोष देखने को मिला था, जिसके बाद जेनजी को बालेन और रवि की जोड़ी की उम्मीद दिखी। बालेन शाह का कोई विवादास्पद पुराना इतिहास नहीं रहा, इसलिए जनता ने उन पर खुलकर भरोसा जताया। बहरहाल नेपाल की राजनीति में बालेन का उदय कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। 35 वर्षीय बालेन शाह का पीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। इतिहास रचने के करीब पहुंचे बालेन शाह मधेसी समुदाय से आने वाले नेपाल के न सिर्फ पहले प्रधानमंत्री होंगे, बल्कि देश के इतिहास में सबसे युवा निर्वाचित पीएम बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम करेंगे। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ बने हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सिंघल साहब, अगर ये बालेंद्र शाह के मामले की हम बात करें तो बालेंद्र शाह अब पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उनके सामने चुनौतियां कितनी हैं? देखिए, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नेपाल की जो प्रजातंत्र की जो यात्रा है वो बहुत ही जबरदस्त रही है एक तरीके से, क्योंकि 36 साल में 32 गवर्नमेंट बनी और वो सारी पार्टी जो कोalition की थी। और इस बार अब जो आया है, ये जो बालन शाह की जो पार्टी आरएसपी जीती है, 182 सीटों से जीत 182 सीट उनको मिली हैं 275 में से, तो कि बहुत बड़े बहुमत के साथ में आए हैं। तो अब इसके साथ बालन शाह जब इलेक्शन हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं, जेनजी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और जो सरकार ओली की सरकार थी उनको रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनके खिलाफ और तरह के बहुत सारे भाई भतीजावाद के भी बहुत सारे आरोप थे। तो इससे क्या हुआ है कि जो जनता है उसकी उम्मीदें बहुत जग गई हैं जी, और उनको लग रहा है कि सबको ये उम्मीद है कि बालन शाह आके जो समस्याएं हैं नेपाल की उनको सबको हल कर पाएंगे। तो उनको अब सबसे बड़ा चैलेंज है, तो उन्होंने एक विश्वास दिलाया है कि यंगर जनरेशन को कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। वो उन्होंने कहा कि हम करीब 12 लाख 13 लाख जो है जॉब क्रिएट करेंगे। दूसरा उनको यह है कि भाई ये जो वहां पर भ्रष्टाचार का जो माहौल है उसको वो पूरी तरह से खत्म करेंगे और जो सरकारी स्कीम है उनका फायदा आम जनता पर सीधा पहुंचा पाएंगे। अब दूसरा सबको ये उम्मीद है कि जो सिस्टम है वहां का उसमें आप आमूलचूल परिवर्तन करेंगे जी। लेकिन अब उनकी समस्या ये है कि एक तो कि जो इतना जो करप्ट सिस्टम है उसको रातों रात वैसे बदलेंगे, तो सिस्टम उनको सपोर्ट शायद ना करे, तो उसको वो कैसे उसको सुधार लाते हैं उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक्सपीरियंस नहीं है उनको इतना, उनके जो सहयोगी हैं उनको भी एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि पॉलिटिक्स में भी वो नए आए, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उनको इस तरह की समस्याएं सामने आएंगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सिंघल साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। शुक्रवार रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में हवाई हमले किए। काबुल में घरों पर हुई बमबारी में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। तालिबान सरकार के मुताबिक काबुल, कंधार समेत कुछ अन्य इलाकों को निशाना बनाया गया। वहीं पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान टीटीपी आतंकियों को पनाह दे रहा है, जिन्होंने पाकिस्तान में कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा मजबूत करने के लिए 35 अरब कनाडाई डॉलर की योजना का ऐलान किया है।
योजना के तहत सैन्य हवाई अड्डों का विस्तार, 4 ऑपरेशनल सपोर्ट सेंटर का निर्माण और 2 वाणिज्यिक हवाई अड्डों को अपग्रेड किया जाएगा। इस कदम का मकसद आर्कटिक क्षेत्र में निगरानी बढ़ाना और सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भरता कम करना है। कनाडा अब तक 44 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले अपने आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी के लिए काफी हद तक अमेरिका की मदद पर निर्भर रहा है। अमेरिका के मिशिगन राज्य के डेट्रॉइट शहर में एक बंदूकधारी व्यक्ति ने यहूदी प्रार्थना स्थल पर कार से टक्कर मारकर घुसने की कोशिश की। घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमलावर को मौके पर ही मार गिराया। अधिकारियों के मुताबिक घटना में कोई श्रद्धालु या कर्मचारी हताहत नहीं हुआ, हालांकि एक सुरक्षा अधिकारी घायल हो गया। क्यूबा सरकार ने ऐतिहासिक और घनिष्ठ संबंधों के मद्देनजर वेटिकन के साथ समझौते के तहत 51 कैदियों को जेल से रिहा करने का फैसला किया है। सरकार के मुताबिक रिहा किए जाने वाले सभी कैदियों ने अपनी सजा का बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया है और जेल में उनका आचरण भी अच्छा रहा है। हालांकि सरकार ने ये नहीं बताया कि किन कैदियों को रिहा किया जाएगा। क्यूबा सरकार ने ये भी कहा कि पिछले 3 वर्षों में सजा काट रहे 10,000 से अधिक कैदियों को रिहा किया जा चुका है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने भारी बारिश के खतरे को देखते हुए 283 जिलों में आपातकाल घोषित किया है। राहत और बचाव कार्यों के लिए स्थानीय प्रशासन, राष्ट्रीय नागरिक रक्षा संस्थान और विभिन्न मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। पेरू सरकार के मुताबिक इस साल बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 56 लोग घायल हुए हैं। दक्षिणी इलाकों में करीब 5,500 घर प्रभावित हुए हैं और कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।